नमस्कार दोस्तों, 31 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से आज आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है रिफॉर्म वेव लक्षद्वीप को डू विदाउट। इस आर्टिकल को एक्चुअली में लिखा है मिस्टर वजाहत हबीबुल्ला जी ने। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, इंडिया के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे और एक समय पे ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं लक्षद्वीप के। तो लक्षद्वीप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ऐसा इनका बोलना है कि जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे हैं लक्षद्वीप के, ये जो भी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं लक्षद्वीप में और बोल रहे हैं कि इसको मालदीव बना देंगे, उन रिफॉर्म्स की एक्चुअली में लक्षद्वीप को ज़रूरत नहीं है। लक्षद्वीप उन रिफॉर्म्स के बिना भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लक्षद्वीप का जो सेव लक्षद्वीप कैंपेन क्या था, जो कि बेसिकली प्रफुल्ल पटेल के रिफॉर्म्स के अगेंस्ट ही चलाया गया है, इसके रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर वीडियो में बना चुका हूँ, सेव लक्षद्वीप। व्हाट इज सेव लक्षद्वीप कैंपेन। आप एक काम करो, लक्षद्वीप मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारो तो आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहला है व्हाट इज सेव लक्षद्वीप कैंपेन, वाई आर आइलैंडर्स प्रोटेस्टिंग न्यू नॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो। उसके साथ साथ पार्ट 1 लक्षद्वीप आइलैंड्स, पार्ट 2 लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ पे मैंने लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इन 3 पर्टिकुलर वीडियोस को देख लोगे तो आपको लक्षद्वीप के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर वजाहत साहब ने बताया है लक्षद्वीप के हिस्ट्री के बारे में। राजीव गांधी जी के समय पे लक्षद्वीप के रिस्पेक्ट में क्या क्या किया गया, लक्षद्वीप में किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन को एक सस्टेनेबल तरीके से लाया गया है। वहाँ पे क्राइम रेट कम है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग हैं नहीं, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से वो लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिफॉर्म्स अभी के लिए प्रफुल्ल पटेल लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। तो इस आर्टिकल में इस टॉपिक को ढंग से खंगालेंगे। अगला आर्टिकल है एविडेंस ऑफ हाउ लिटिल द जुडिशरी हैज लर्न्ड। रिसेंटली जो तरुण तेजपाल केस जजमेंट आया, एक्चुअली जो तरुण तेजपाल है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि 2013 में इन्होंने अपनी एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट रेप असॉल्ट करने की कोशिश की एक होटल की लिफ्ट में, और उसके ऊपर एक बहुत लंबा केस चला, एक बहुत लंबा जुडिशियल लिटिगेशन चला और फाइनली यहाँ पे तरुण तेजपाल को छोड़ दिया गया है, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। ये बोला गया है कि तरुण तेजपाल इज द विक्टिम एक्चुअली, और जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं वो विक्टिम नहीं है, ठीक है ना। इस आर्टिकल को लिखा है वृंदा करज जी ने। वृंदा करज जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फैक्शन पॉलिट ब्यूरो की मेंबर हैं, फॉर्मर राज्यसभा की एमपी भी रह चुकी हैं। इनका ये बोलना है कि भले ही हम बीजेपी के साथ सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी हाइपोक्रेसी करता है, लेकिन बीजेपी की ही सरकार ने यहाँ पे तरुण तेजपाल के अगेंस्ट एक काउंटर, आप कह सकते हैं, एफिडेविट फाइल की है। ठीक है, कहाँ पे फाइल की है? हाई कोर्ट में। तो इस रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि भाई पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, और यहाँ पे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंटली इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जुडिशरी ने जब यहाँ पे तरुण तेजपाल को छोड़ दिया तो कौन से बेसिस पे छोड़ दिया। फिर एक और न्यूज़ है जीएसटी काउंसिल। अभी जीएसटी काउंसिल की रिसेंटली मीटिंग हुई फ्राइडे को, और जितना एक्सपेक्टेड था उतना जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में हुआ नहीं। तो क्या एक्सपेक्टेड था, क्या हुआ है, क्या क्या हो सकता था, और राज्य की सरकारें अब क्या डिमांड कर रही हैं, इस सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फाइनली स्टार्म एंड स्ट्राइफ, इसको भी मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी फ्लाइट पकड़ के वेस्ट पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ पे उनको ममता बनर्जी जी से मिलना था। बट ममता बनर्जी जी वहाँ पे आई, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और वो वहाँ से चली गई। उसका रीज़न ये था कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला लिया था, इससे ममता बनर्जी जी को लगा होगा कि उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में ममता बनर्जी जी की भी गलतियों को पॉइंट आउट किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की गलतियों को भी पॉइंट आउट किया गया है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है आर्टिकल। तो एक बैलेंस तरीके से हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। बाकी जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल हर मंडे को आता है, इसको डिस्कस नहीं करना होता है। ग्लोबल एफर्ट चाहिए कोविड-19 को टेम करने के लिए, और होल्डिंग लीडर्स टू अकाउंट। कोशिश करूंगा कि इन दोनों टॉपिक्स को मैं एक वीडियो में मिला के आपको समझा दूं, ठीक है। अभी के लिए ये जो पहले 4 आर्टिकल्स हैं यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की मिल जाएगी, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अच्छी लगे तो आप देखिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा हो रहा है चैनल से तो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप जो भी मैसेजेस मुझे भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इसका जवाब देने से बाकी सबके भी
काम हो सकता है, बाकी सबको फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की PDF के लिए। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। रिफॉर्म वेव लक्षद्वीप को डू विदाउट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात करी जा रही है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल साहब की। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल साहब फॉर्मर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात की कैबिनेट में। इन्होंने दिसंबर 2020 में एडिशनल चार्ज लिया एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप का, और तब से ये बहुत सारे ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस को लेके आ चुके हैं लक्षद्वीप में, जिसके चलते लक्षद्वीप के लोग नाराज हैं। कौन कौन से हैं ड्राफ्ट रेगुलेशन? तो एक है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, एक है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, एक है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021, एक है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। ओके, और आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिस्टर प्रफुल्ल पटेल साहब चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बना देंगे, मतलब एक रिनाउंड इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का इनका टारगेट है लक्षद्वीप को। एट द सेम टाइम एक और पर्सन के स्टेटमेंट्स को यहाँ पे कोट किया जा रहा है। लक्षद्वीप के कलेक्टर मिस्टर S अस्कर अली, ये एक यंग IAS ऑफिसर है मणिपुर कैडर के। इनके ऊपर भी, यानी S अस्कर अली के ऊपर भी वजाहत साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की भाषा बोल रहे हैं। जैसे मिस्टर S अस्कर अली जो कि कलेक्टर हैं मणिपुर के, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई 2017 में ही सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट की है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी अंडर होम मिनिस्टर इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए, और तब से हम लोग टाउन और कंट्री प्लानिंग नॉर्म्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। अब अस्कर अली के इस स्टेटमेंट के ऊपर मिस्टर वजाहत साहब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? वजाहत साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मिस्टर अस्कर अली को ये पता होना चाहिए, ही शुड बी अवेयर, कि एक स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज लक्षद्वीप के लिए कब बनी थी? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बनाई थी 1988 में। 1988 में एक ऐसी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी विद रिस्पेक्ट टू लक्षद्वीप, जिसको चेयर कर रहे थे राजीव गांधी। वो केवल लक्षद्वीप के लिए नहीं, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए भी बनाई गई थी। और उस समय पे जो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, उसका ये व्यू था कि एक एनवायरमेंटली साउंड स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए लक्षद्वीप के लिए भी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए भी, जिस स्ट्रेटजी में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के मरीन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, इसके लैंड रिसोर्सेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट थी, ये 1989 में पब्लिश हुई थी, जिसमें 6 रिकमेंडेशंस दिए गए थे लक्षद्वीप के लिए। रिपोर्ट सेसिल जे सल्धाना अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से आपको मिल जाएगी। और ये सब बातें यहाँ पे वजाहत साहब को कैसे पता है? इसलिए पता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये असाइनमेंट मिल चुका है लक्षद्वीप का। मतलब 1987 से लेकर 1990 तक मिस्टर वजाहत वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिस्टर अस्कर अली हैं, जो कि अभी के करेक्टर हैं, ये जो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इस बात पे शायद वजाहत साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने पकड़ के इनको डांट दिया कि पहले हिस्ट्री देखो कि वहां पे भी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी बन चुकी है। और ऑब्वियस ही बात है, मिस्टर वजाहत इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं, रीजन भी कि ये पहले वहां पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर काम कर चुके हैं। फिर ये बता रहे हैं कि जब इनका टर्म खत्म हुआ लक्षद्वीप में, जैसा कि इनका टर्म था 1987 से लेकर 1990 तक, 1990 में जब वजाहत साहब का लक्षद्वीप से टर्म खत्म हुआ, तब तक इन्होंने बोला कि इस यूनियन टेरिटरी में अपना खुद ही एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी टाइप का सिस्टम आ चुका था। आपको पता है कि 73वां 74वां संशोधन 1992, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये इंप्लीमेंट हुआ कहीं ना कहीं 1993 में, लेकिन उससे पहले ही एक पंचायती राज टाइप का डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी का सिस्टम ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में चल रहा था, बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। इसके चलते जो भी लोकल गवर्नमेंट बन रही थी लक्षद्वीप के अंदर, उसके ऊपर एक बॉडी थी जिसका नाम था आइलैंड डेवलपमेंट काउंसिल, और ये आइलैंड डेवलपमेंट काउंसिल हर बात पे एडमिनिस्ट्रेटर को ये रिकमेंडेशन देता था कि भाई इन पर्टिकुलर आइलैंड्स के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और इसके दम पे ही आप देखोगे कि लक्षद्वीप में एक एयरपोर्ट बना, एक फ्लोरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री बनी, इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट पहला बंगरम नाम के आइलैंड में बना था। कहीं ना कहीं धीरे धीरे लक्षद्वीप में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप बात करो लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्किपेलागो है, ये इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देता है, और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया के पास ज़मीन, लेगून और ओशन सब कुछ है। लक्षद्वीप में प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑब्वियस सी बात है फिशरी ही होगा। जो भाषा है लक्षद्वीप की,
वो मलयालम है। बस एक आइलैंड है मिनिकॉय जहाँ पे मलयालम भाषा नहीं बोली जाती, महाल भाषा बोली जाती है। महाल भाषा थोड़ी थोड़ी मालदीव्स की आप कह सकते हो कि दिवेही भाषा, जो 17वीं शताब्दी में दिवेही भाषा बोली जाती थी मालदीव्स की, कुछ कुछ उस प्रकार की है माहल भाषा, जो कि मिनिकॉय आइलैंड्स में बोली जाती है। बाकी हर जगह पे लक्षद्वीप में आपको मलयालम ही बोली जाने वाली मिलेगी। एक्चुअली में लक्षद्वीप के लोगों ने, अपने काफ़ी सारे लोगों ने सेंटर्स को स्टैब्लिश कर रखा है केरला में। लक्षद्वीप के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए केरला भेजते हैं। तो आप कह सकते हो कि केरला के साथ भी लक्षद्वीप का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। फिर ये कुछ हद तक लक्षद्वीप के कल्चर के बारे में बात करें। वजाहत साहब ने इस आर्टिकल में लक्षद्वीप के बारे में बहुत कुछ बताया और काफ़ी अच्छा बताया। ये बता रहे हैं कि जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, इनकी सोसाइटी मैट्रियार्चल है, रिलीजन यहाँ पे इस्लाम है। ये लोग शाफी स्कूल ऑफ लॉ ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम कब आया लक्षद्वीप आइलैंड्स में, इस बात पे थोड़ा सा आप कह सकते हो डिस्प्यूट है। अभी प्रोफेसर लोतिका वरदराजन के हिसाब से इस्लाम मालाबार मतलब केरल से नहीं आया था, ये यमन और हद्रामौत से आया था। अब बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि अगर यमन और हद्रामौत से इस्लाम वाले आने की बात की जाए तो मालदीव्स के लिए तो बात सही है, लेकिन लक्षद्वीप के लिए कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स यही बोलते हैं कि यहाँ पे इस्लाम मालाबार से आया। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है कि इस्लाम धर्म लक्षद्वीप में कहाँ से पहुंचा। आज की डेट में अगर आप बात करो तो जितने भी सोशल कन्वेंशंस, ड्रेस, पोजीशंस, जो थंगल कम्युनिटी के लोग हैं लक्षद्वीप के, बहुत हद तक जो ओवरऑल कल्चर है लक्षद्वीप का, दैट इज अफेक्टेड बाय द मपिला कम्युनिटी ऑफ मालाबार। ठीक है ना। तो लक्षद्वीप में आज की डेट में जो इस्लाम है, दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू मपिला कम्युनिटी ऑफ मालाबार। ठीक है ना। और मोपला रिवॉल्ट सुना है ना आपने, केरला केरला का मोपला रिवॉल्ट भी कहीं ना कहीं इन मपिलास से रिलेटेड है। ठीक है। तो अब ये कुछ कल्चरल इन्फॉर्मेशन है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस की गई है तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अर्लीस्ट स्क्रिप्ट क्या थी लक्षद्वीप में चीज़ों को लिखने की, तो वातेलुतु थी। ये जो वातेलुतु थी इसमें संस्कृत कंपोनेंट भी बहुत है। ठीक है। और ये जो वातेलुतु वाली जो स्क्रिप्ट है, ये बहुत जगहों पे लक्षद्वीप में पाई जाती है। तो जो लोकल पायलट्स वहाँ पे जहाज चलाते हैं, उनके सेलिंग मैनुअल्स में जो टॉम स्टोन से लक्षद्वीप में उसके इंस्क्रिप्शंस में वातेलुतु स्क्रिप्ट दिखती है। मॉस्क, मस्जिदों के आप कह सकते हो कि दीवारों पे इस प्रकार की स्क्रिप्ट नज़र आ जाती है। आप देखोगे जब इस्लाम आया, ठीक है ना, तो अरबी मलयालम नाम की एक लैंग्वेज इवॉल्व हुई। मतलब मलयालम को अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा और कहीं ना कहीं इसको मैपिलास के लिटरेचर के साथ भी जोड़ा गया। मैपिलास का लिटरेचर मेनलैंड पे था, मतलब हमारे इंडिया के साउदर्न पार्ट में, बट वो बहुत हद तक लक्षद्वीप के साथ कनेक्टेड माना जा रहा है। तो ये सब कल्चर के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे बताई गई है विद रिस्पेक्ट टू लक्षद्वीप। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे ऑथर मतलब वजाज साहब ये बता रहे हैं कि ये 1985 में राजीव गांधी जी के साथ पहली बार लक्षद्वीप पे गए। ठीक है ना। राजीव गांधी जी, हो सकता है उसमें भी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स दोनों गए हों, और राजीव गांधी जी ने देखा कि भाई ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। इन पर्टिकुलर टेरिटरीज को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जिस प्रकार से आज तक लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो बेस्ट है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मालदीव्स मॉडल में बदलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं उस समय पे जब आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी राजीव गांधी जी के समय पे, वहां पे कहीं ना कहीं लक्षद्वीप की लैंड ओनरशिप को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म शुरू किया गया लक्षद्वीप में, ये इसलिए नहीं शुरू किया गया कि जो मेन लैंड की टूरिज्म कंपनीज हैं ये पैसा बना सकें। ये इसलिए शुरू किया गया कि जो लक्षद्वीप की लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल तरीके से जी सकें, उनके इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, लक्षद्वीप पूरी दुनिया के साथ भी जुड़ा रहे और ओवरऑल इसका डेवलपमेंट भी हो सके। मालदीव आइलैंड बनाने में होगा ये कि इंडिया के जो बड़े बड़े टूरिज्म वाले जो जाइंट्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो पूरा का पूरा लक्षद्वीप के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, उसकी लोकल इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और यहाँ के लोकल आइलैंडर्स को देखिए कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर बात की जाए लक्षद्वीप की, तो अभी के लिए जो लक्षद्वीप की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पीपल सेंट्रिक है, उनकी फ्रेजाइल कोरल इकोलॉजी को ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा है। आज की डेट में लक्षद्वीप में बहुत सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगाई गई हैं, और अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोगों के घर में भी होती है। सोलर पावर 10% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है लक्षद्वीप में, इतना तो बड़े बड़े स्टेट्स में नहीं है इंडिया में। ओके। पहली हेलीकॉप्टर सर्विस लक्षद्वीप में 1986 में शुरू कर दी गई थी और 1990s तक लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड्स हैं वहाँ पे पैसेंजर बोट्स आ चुकी थी इंटरनेशनल टेंडर के थ्रू।
और बहुत सारी इंटरनेशनल रिसर्च भी हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक ने ट्राइपॉड्स के दम पे जो सी इरोजन होता है ना लक्षद्वीप में, इसको रोकने की कोशिश की गई। ट्राइपॉड्स क्या होते हैं, ये देखिए, इस प्रकार के ट्राइपॉड्स बिल्कुल ओशन के किनारे रख दिए जाते हैं। तो जो तेज ओशन की लहरें आती हैं ना, वो ओशनिक इंटरफेस पे जो प्लांट्स हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, वो प्लांट्स और जानवरों को, क्योंकि इस प्रकार के ट्राइपॉड्स सी वेव्स के इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। फिर फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए फ्रेश वाटर लेंस से पानी निकाला जाता है। देखिए, आप सोचोगे कि लक्षद्वीप में फ्रेश वाटर लेंस कहाँ से आएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों की जा रही है? अरे भाई, आप इसके इधर देखिए तो लैगून है, इधर देखिए तो ओशन है, लेकिन बीच में आपको यहाँ पे नजर आएगा एक फ्रेश वाटर जोन आपको दिखेगा। इसको फ्रेश वाटर लेंस बोला जाता है। और इस फ्रेश वाटर लेंस से लक्षद्वीप के लोग अपना काम चलाते हैं, और रेगुलरली इस फ्रेश वाटर लेंस को रीफिल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी यहाँ पे एक मेजर स्केल पे होती है लक्षद्वीप में। तो बहुत ही इकोलॉजिकल सस्टेनेबल तरीके से लक्षद्वीप का यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। फिर आप बात करो तो आइलैंड की लिटरेसी के लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं भाई। कहीं ना कहीं देश का सबसे पहला नवोदय विद्यालय, वन ऑफ द बिग फर्स्ट नवोदय विद्यालय मिनिकॉय में खोला गया था। कदमात में एक डिग्री कॉलेज है जिसको केटी रविंद्रन साहब ने डिजाइन किया था। आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने आके बहुत सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाया है लक्षद्वीप में। कावाराती में एक डीसैलिनेशन विंड पावर्ड प्लांट है जिसको डैनिश गवर्नमेंट यानी डेनमार्क की गवर्नमेंट ने इनको डोनेट किया है। ओवरऑल गरीबी की बात की जाए तो देश में मेन लैंड पे जितनी गरीबी है उससे कम गरीबी आपकी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के लोगों का जो कैलोरीफिक कंजम्पशन है वो बाकी देश के लोगों से ज्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करो तो जो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है लक्षद्वीप का, यहाँ पे पहली बार कंप्यूटर 1990s में लगा दिया गया था, फैक्स मशीन। धीरे धीरे 8th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, ये जो फाइनेंस कमीशन आए हैं 1984 से लेकर 2005 तक, इन फाइनेंस कमीशन ने भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा लक्षद्वीप को एलोकेट किया है। तो लक्षद्वीप में ठीक ठाक डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि लक्षद्वीप डेवलप नहीं है। तो ये बोल देना कि पिछले 70 सालों में लक्षद्वीप में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ और अब हम लक्षद्वीप को मालदीव्स बना देंगे, ये बोल देना यहाँ पे सही नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए, ठीक है ना, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है ना, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस को बढ़ाना, यूथ को मॉडर्न एजुकेशन देना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनेजमेंट करना फिशरीज का। इन सब चीज़ों को करने के लिए नए नियम कानून लाने की ज़रूरत नहीं है जो मिस्टर प्रफुल्ल पटेल लेके आ रहे हैं। ये नए नियम कानून इन आइलैंडर से इनका सारा हक छीन लेंगे, इनके पास कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो बेसिकली जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट की ज़रूरत लक्षद्वीप को नहीं है, यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अभी मिस्टर प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे काउ स्लॉटर बैन की बात कर रहे हैं, जबकि लक्षद्वीप में ज्यादा काउज है ही नहीं। जो गवर्नमेंट ओन डेयरी फार्म्स है वहीं पे काउज है और वहां पे तो गवर्नमेंट की चलती है, तो आप काऊ को मत मारो। तो ये काऊ स्लॉटर को बैन करना का कोई मतलब नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लेके आ रहा हो लक्षद्वीप में, क्या मतलब है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का जब लक्षद्वीप में ज्यादा क्राइम है ही नहीं। फिर सबसे खास बात यहाँ पे कि ट्राइबल लैंड ओनरशिप, ट्राइबल लैंड ओनरशिप के अगेंस्ट आप लॉज लेके आ रहे हो। मतलब आप किसी भी ट्राइबल का, किसी भी लक्षद्वीप के इंसान का लैंड आप अपने पास खींच के ले सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, लोग इस चीज के अगेंस्ट बवाल करेंगे ही करेंगे। फिर इन आइलैंड्स के अंदर 11 किलोमीटर से लंबी आप सड़क नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे सड़कों को वाइडन किया जा रहा है, लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोकल इकोलॉजी को खराब करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइनिंग अलाउ की जा रही है भाई लक्षद्वीप में, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। और माइनिंग ने तो बड़ी बड़ी ज्योग्राफीज को, जियोलॉजीज को बर्बाद कर दिया। तो अगर कल की डेट में एक मेजर स्केल पे माइनिंग लक्षद्वीप में अलाउ कर दी जाती है तो सीमेंट मैन्युफैक्चर का हब बन जाएगा और बिल्कुल इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लक्षद्वीप के इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो कि केंद्र की सरकार लाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ बहुत सारी आवाजें यहाँ पे उठ रही हैं और उठनी भी चाहिए। आई होप ये लक्षद्वीप वाला टॉपिक आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स द पॉइंट। इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया। पहले मैंने सेव लक्षद्वीप कैंपेन के ऊपर वीडियो बनाई थी, एक बार और ढंग से बात कर ली। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ हाउ लिटिल द जुडिशरी हैज लर्न्ड द तरुण तेजपाल केस जजमेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ प्रेसिडेंट इन डीरेलिंग द वर्कप्लेस सेफ्टी ऑफ वुमेन। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है गोवा की, इसने हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की है। किसके अगेंस्ट? ये जो रिसेंटली एडिशनल सेशंस जज ने
फॉर्मर एडिटर ऑफ न्यूज़ मैगजीन तरुण तेजपाल को रेप के चार्जेस से बाइज्जत बरी कर दिया है, जो कि उनके ऊपर नवंबर 2013 में लगे थे। इस रिस्पेक्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गोवा की, वो हाई कोर्ट में जा रही है कि भाई ये जो बाइज्जत बरी करने वाली चीज़ है ये सही नहीं है। ओके, इनको कौन से सेक्शंस के अंदर ट्राई किया गया था? तो निर्भया केस के अंदर जो नए सेक्शंस लाए गए हैं हमारे इंडियन पिनल कोड में, उन सेक्शंस के अंदर तरुण तेजपाल को ट्राई किया गया था। तरुण तेजपाल को बोला गया कि ये पोजीशन ऑफ पावर में थे, अथॉरिटी में थे और ट्रस्ट में थे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने यंग वुमेन को परेशान किया। अब यहाँ पे वृंदा करत जी ये बोल रही हैं कि भले ही तरुण तेजपाल एक बीजेपी क्रिटिक है और भले ही बीजेपी उनका केस फिर से हाई कोर्ट में घसीट रही, तो हो सकता है कल की डेट में तरुण तेजपाल बोलने लगे कि मैं तो भाई बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूं, इसलिए मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, मुझसे बदला निकाला जा रहा है। लेकिन लोगों को इन सब तरीकों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है तो उस चीज़ को हाइपोक्रेसी की बिना पॉलिटिकल एग्जीगेंसी से अलग होकर देखने की जरूरत है, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रहने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ही आप कह सकते हो कि एक ट्रिकी सा लंबा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे इस जजमेंट में एडिशनल सेशन जज ये बोलने की कोशिश कर रही है कि ये जो पर्टिकुलर लेडी है ये एक रेप सर्वाइवर की तरह, मतलब आप कह सकते हो कि दिख नहीं रही है, बिहेव नहीं कर रही है। जो प्रोसिक्यूट्रिस है, प्रोसिक्यूशन है, जिसने इल्जाम लगाया तरुण तेजपाल के ऊपर, ये मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका रेप हुआ। यहाँ पे होता है ना कि रेप के साथ एक नॉर्मेटिव बिहेवियर को डिपिक्ट किया जाता है कि हाँ भाई मेरा रेप हुआ है तो मुझे मेरे एक्शन से लगना चाहिए कि मेरा रेप हुआ है। तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है इनके एक्शन से कि इनका रेप हुआ। ये 1979 के समय पे हम चले जाते हैं जहाँ पे जुडिशरी एक पर्टिकुलर वुमेन से ये पूछ सकती थी कि भाई अगर तुम्हारे खिलाफ रेप हुआ है तो अपने बॉडी के मार्क्स दिखाओ। क्योंकि अगर बॉडी के मार्क्स होंगे, अगर रेप हो रहा है तुम रेजिस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी पे डेफिनेटली मार्क्स आएंगे, और अगर बॉक्स नहीं है तो तुमने कंसेंशुअल सेक्स किया होगा। तो इस रिस्पेक्ट को लेके यहाँ पे एक बहुत पुरानी दकियानूसी सोच के हिसाब से यहाँ पे गोवा की कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है। मतलब कि ये इतने सालों के वुमेन स्ट्रगल के बाद इस प्रकार की दकियानूसी सोच रखना कि एक वुमेन का अगर रेप हुआ है तो उसका नॉर्मेटिव बिहेवियर ही दिखा देगा उसका रेप हुआ है, ये गलत है। ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। फिर बात यह है कि मान लीजिए किसी लड़की ने किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि इस पर्टिकुलर इंसान ने उस लड़की का रेप किया है, तो ये चार्ज ही क्रेडिबल और स्टर्लिंग हो जाता है। मतलब यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो लड़की इल्जाम लगा रही लड़के के ऊपर कि रेप हुआ। अब लड़के को प्रूव करना है कि उसने रेप नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, ये जो जजमेंट आया है एडिशनल सेशन जज का, इसका ये बोलना है कि भाई जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो ये इल्जाम लगा रही है तरुण तेजपाल के ऊपर कि इसने मेरा रेप करने की कोशिश की है, इसका जो चार्ज है ये प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं हो पा रहा है। जबकि यहाँ पे तरुण तेजपाल को प्रूव करना है कि भाई हमने रेप नहीं किया। हालांकि इनके डिफेंस लॉयर वहां पे लड़ रहे थे। ओवरऑल एंड में जजमेंट कुछ ऐसा निकल के आया कि भाई ये जो पर्टिकुलर लेडी थी जिसने रेप के चार्जेस लगाए हैं तरुण तेजपाल के ऊपर, ये एक ऐसी लेडी की तरह एक्ट नहीं कर रही है जिसका रेप हुआ हो। इसका नॉर्मेटिव बिहेवियर उस प्रकार का नहीं दिखा रहा है। तो ये कह सकते हो कि आप एक बहुत रिग्रेसिव डिसीजन है। फिर एट द सेम टाइम कुछ और बहुत सी रिग्रेसिव चीजें हुई हैं इस पर्टिकुलर केस में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लॉज का वायलेशन हुआ है। किसी भी रेप सर्वाइवर की पर्सनल डिटेल्स, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस, उसकी फैमिली के बारे की जानकारी, उसके पर्सनल ईमेल्स, उसके फोटोग्राफ्स, उसकी रिलेशनशिप का कच्चा चिट्ठा, ये सब भाई किसी भी जजमेंट में डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पे जजमेंट में डिस्प्ले हुआ है। मतलब उस लड़की की राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है। मतलब कि कुल मिला के हो सकता है कि ये हुआ हो कि उस लड़की के पास्ट रिलेशनशिप्स को, उस लड़की के पास्ट व्हाट्सएप के मैसेजेस को दिखा के केस को उसके ही खिलाफ घुमाने की कोशिश कर दी गई हो। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और एट द सेम टाइम जो गलत मैसेजेस थे एक्यूज्ड के, तरुण तेजपाल के, उनको यहाँ पे ज्यादा पॉइंट आउट नहीं किया गया, जिनके बेसिस पे ये बोला जा सकता था कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने गलती की। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं कि जब प्रोसिक्यूशन के ऊपर सवाल जा रहा था और प्रोसिक्यूशन की पुरानी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा था, मतलब जब उस लड़की से ये पूछा जा रहा था कि भाई आपके कैसे रिश्ते हैं पुराने समय में, तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए अगर किसी लड़की के खिलाफ अत्याचार हुआ है, रेप जैसी चीज हुई है, तो जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होगी तो उस लड़की को उसके पास्ट एक्शंस के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा। होता है ना कि कोर्ट केस चल रहा है, एक लड़की ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि, मतलब एक लड़की ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई मेरे ऊपर रेप हुआ है। अब
जो डिफेंस लॉयर होगा वो क्या बोलेगा कि उस लड़की से बोलेगा अरे भाई आप तो पास्ट में इसके साथ अफेयर चला रही थी, इसके साथ अफेयर चला रही थी, तो आपके तो खुद ही इतने अफेयर चल रहे थे, तो यहाँ रेप का इल्ज़ाम कैसे लगा रही हो। तो साफ साफ लिखा हुआ है नियम कानून में कि भाई देखिए, आप किसी पर्टिकुलर लड़की के ऊपर, जिसके ऊपर रेप के मतलब क्राइम हुआ है, जिसने रेप का इल्ज़ाम किसी और चीज़ के ऊपर लगाया, उससे आप ये नहीं पूछ सकते कि उसकी पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री क्या रही है। उसकी लड़की के पास्ट के बेसिस पे आप उसे जज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे डिफेंस ने उठाने की कोशिश किए थे, लेकिन जज ने रोक दिया अंडर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के केस को कमज़ोर किया है, और ये जो विक्टिम था, मतलब जो एक्यूज था, जो आपका तरुण तेजपाल था, उसके केस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि ये जो एक्यूज था तरुण तेजपाल, इसने एक पर्सनल एपोलॉजी, एक ऑफिशियल एपोलॉजी दी थी। एक्चुअली में हुआ ये था कि तरुण तेजपाल के बिहाफ पे एक सीनियर वुमेन नेगोशिएट कर रही थी, जो कि उसी कंपनी में एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के साथ जिसके ऊपर रेप का अटेम्प्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल एपोलॉजी लिखी तरुण तेजपाल ने, और ये बोला कि हाँ भाई, मैं नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वो कंसेंशुअल नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक ऐसी गलती भरा लेटर यहाँ पे लिख के सामने सामने दिया तरुण तेजपाल ने। बाद में क्या हुआ कि बाद में तरुण तेजपाल ने ये बोला कि भाई ये गलती भरा लेटर तो मैंने इसलिए लिख के दिया क्योंकि सामने से ये जो पर्टिकुलर लड़की है जो मेरे ऊपर रेप का इल्जाम लगा रही है, मुझे इंड्यूस कर रही थी कि अगर मैं अपनी गलती मान लूंगा तो ये केस विड्रॉ कर लेगी। तो मैंने अपने ऊपर से चीजें हटाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार का लेटर लिख दिया। मुझे तो धमकाया गया था, मुझे तो मैनिपुलेट किया गया था, मुझे तो इंड्यूस किया गया था इस लेटर को लिखने को, तो मुझे झूठा लेटर लिखना पड़ा डर के मारे। मतलब कि इस पर्टिकुलर इंसान ने उस लड़की के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि वो लड़की इसको इंड्यूस कर रही थी कि तुम्हारे ऊपर से केस मैं हटवा लूंगी, तुम इस प्रकार का एक लेटर लिख के मुझे दे दो माफी का। इन्होंने माफी का लेटर झूठा लिख के दे दिया, और बाद में उसी माफी के लेटर को वो लड़की तरुण तेजपाल के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर लेटर के केस में जब तरुण तेजपाल ने अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट की, तो हुआ ये कि पहले जो एक्यूज थे तरुण तेजपाल, ये विक्टिम में कन्वर्ट हो गए, और पहले जो विक्टिम थी ये लड़की जिसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ था, ये एक्यूज में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला ये गया कि ये जो विक्टिम लड़की है, ये तरुण तेजपाल के ऊपर इंड्यूसमेंट डाल के उससे एक लेटर लिखवा रही है एपोलॉजी का, और बाद में इसी लेटर का इस्तेमाल कर रही है केस को अपने फेवर में लाने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे एडिशनल सेशंस जज ने केस को घुमा दिया है, ऐसा यहाँ पे बृंदा करत बोल रही है। अब रियलिटी क्या है देखिए, इसको जज मत करिए। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, हम वहां पे थे ना आप वहां पे थे, वहां पे एक्चुअली में क्या हुआ किसी को भी नहीं पता है। एडिशनल सेशन जज का अपना वर्जन है, बृंदा करक जी का यहाँ पे अपना वर्जन है। अब जब हाई कोर्ट में इसकी सिमलाई होगी तब वहां पे एक और वर्जन निकल के आएगा, और फाइनल कोर्ट जो डिसीजन देगी, मान लीजिए हो सकता है कि हाई कोर्ट के बाद ये केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तब वहां पे देखा जाएगा कि क्या सही था और क्या गलत था। ओवरऑल यहाँ पे मिस बृंदा करत ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि भाई हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस हद तक लड़कियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मतलब एक लड़की जिसके ऊपर 2013 में रेप अटेम्प्ट हुआ, वो अपने लिए इंसाफ मांगने जाती है, तो पहले जुडिशरी इससे बोलती कि ये लड़की तो ऐसे एक्ट ही नहीं कर रही जैसे इसके ऊपर रेप का अटेम्प्ट हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्यूज्ड ने एक माफीनामा, एक अपोलॉजी लेटर लिख के दिया इस लड़की को, और बाद में जब इस लड़की ने वो अपोलॉजी लेटर के बेसिस पे बोला कि हाँ भाई देखिए ये है मेरे पास प्रूफ, तो ये पर्टिकुलर एक्यूज्ड क्या बोल रहा है कि ये अपोलॉजी लेटर तो मुझसे प्रेशर में लिखवाया गया, इंड्यूसमेंट में लिखवाया गया है, और अब इसी को मेरे खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक्यूज्ड कन्वर्ट हो गया विक्टिम में, और विक्टिम को बना दिया गया एक्यूज्ड। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो देखिए हाई कोर्ट ही बताएगा। ये जो तरुण तेजपाल जजमेंट है ये काफ़ी न्यूज़ में, और यहाँ पे बृंदा करत जी फाइनली बोल रही कि हमारी जुडिशरी अभी भी वुमेन के खिलाफ हो रहे सेक्सुअल अब्यूज़ और वायलेंस के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। हालांकि मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि आप अभी भी इन पर्टिकुलर चीज़ों को लेके कोई भी अपने दिमाग में व्यू पॉइंट मत बनाइएगा। इस प्रकार के व्यू पॉइंट्स आप केवल इस बेसिस पे बनाओ कि फाइनली यहाँ पे क्या आप कह सकते हो कि जजमेंट निकल के आता है हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट ही यहाँ पे फाइनल होगा, वही बताएगा कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है और क्या नहीं है। अगले आर्टिकल चलते हैं। स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ, द जीएसटी काउंसिल लीव्स वेटियर इश्यूज हैंगिंग फायर, सेट स्टेज फॉर मोर एक्रिमोनी। भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई लास्ट फ्राइडे को,
और जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ मीनिंगफुल रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द डिजास्टर्स सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक, वो ज़्यादा यहाँ पे मिल नहीं पाई है। जो मेजर्स यहाँ पे लेके आए गए 43rd जीएसटी काउंसिल के द्वारा, वो ना ही कॉमन मैन की मदद करेंगे जो कि एक वैक्सीनेशन के लिए दवाई ढूंढ रहा है या फिर एक हॉस्पिटल बेड ढूंढ रहा है, ना ही वो उन कॉरपोरेट्स की या बिजनेसेस की मदद करेंगे जो लॉकडाउन के बीच में हर्ट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरिम रिलीफ दी गई हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि एक एमनेस्टी स्कीम दी जाएगी उन स्मॉल फर्म्स के लिए जिन्होंने अपने जीएसटी रिटर्न्स नहीं फाइल किए। फिर जो इंटरेस्ट लेवी किया जाता है लेट जीएसटी पेमेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर इंटरेस्ट कम लगाया जाएगा। कॉम्प्लियंस टाइमलाइंस को यहाँ पे रिलैक्स किया गया है, लेकिन वो बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए यहाँ पे कुछ भी खास निर्मला सीतारमन जी ने नहीं किया। फिर एट द सेम टाइम जो ये सोचा गया था कि भाई पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लेके आया जाएगा, डीजल के ऊपर जीएसटी लेके आया जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी आ जाता है तो केवल एक जीएसटी लगाया जाएगा। ये अलग से केंद्र की सरकारें भी टैक्स लगा रही हैं, राज्य की सरकारें भी टैक्स लगा रही हैं, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। पेट्रोल डीजल एक बहुत बड़ा जरिया है सरकारों के लिए पैसा कमाने का, और उसके ऊपर से सरकारें टैक्सेस नहीं हटाना चाह रही हैं। एट द सेम टाइम कोविड-19 के एसेंशियल आइटम जैसे ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, वैक्सीन्स, इनके ऊपर से बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है कि भाई टैक्स हटाओ, टैक्स हटाओ। बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, जीएसटी एक्सपर्ट्स ने, टैक्स एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जीएसटी के एसेंशियल्स के ऊपर से टैक्स हटाया जा सकता है, बट यहाँ पे टैक्स नहीं हटाया गया। उल्टा सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए हैं। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 8 जून तक इस बात पे रिपोर्ट देंगे कि क्या जीएसटी की एसेंशियल्स के ऊपर से टैक्सेस हटाया जा सकता है। इसको मैंने आपको रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी बताया था। तो अभी के लिए आप कह सकते हो कि कोई इमीडिएट रिलीफ तो यहाँ पे होती नजर नहीं आ रही है। ऊपर से यहाँ पे अपोजिशन की जो स्टेट्स हैं वो एनडीए रूल्ड स्टेट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी के जो सपोर्टर स्टेट्स हैं वो जीएसटी के ऊपर टैक्सेस को जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि ये गलत है, इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, जैसे कि जो कोविड रिलेटेड इंपोर्ट्स अबॉर्ड से आते थे उनके ऊपर कुछ जीएसटी ब्रेक्स दिए गए थे। तो अब ये जो कोविड रिलेटेड इंपोर्ट्स इंडिया इंपोर्ट कर रहा था और राज्य की सरकारों में फ्री में बांट रहा था, कल की डेट में राज्य की सरकारें कोविड से रिलेटेड चीज़ें अगर बाहर से इंपोर्ट करती हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जीएसटी रिफंड दे दिया जाएगा। हल्के फुल्के यहाँ पे आप कह सकते हो कि एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। तो अब तक जीएसटी से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड जो भी चीज़ें फॉरेन से आ रही थी इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड के लिए, उस पर तो जीएसटी नहीं लग रहा था। अब पेमेंट के बेसिस पे भी आएंगी फॉरेन से इंडिया में जीएसटी के लिए, तो उसके ऊपर भी जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में जो कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें बन के बिक रही हैं उनके ऊपर से जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं किया जा रहा है। खास बात यहाँ पे ये है कि जीएसटी रिफंड ये जो इंपोर्ट के ऊपर दिया जा रहा है, इसको लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का इंतजार क्यों किया जा रहा है। ये जो बीजेपी रूल्ड गुजरात और हरियाणा स्टेट है, ये ऑलरेडी कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर जीएसटी रिफंड दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पे तो राज्य की सरकारें को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग की जरूरत ही नहीं थी। इंपोर्ट हो रही चीज़ों के ऊपर जो कि कोविड से रिलेटेड है उनके ऊपर अगर जीएसटी रिफंड देना था तो केवल गुजरात और हरियाणा की सरकारें क्यों दे रही, बाकी सरकारें भी दे सकती थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का इंतजार करने की क्या जरूरत थी। फिर यहाँ पे ये बोला गया कि भाई 1.58 करोड़ का जो बोरोइंग प्लान अप्रूव किया गया है उससे इमीडिएट बेसिस पे स्टेट्स के पास कुछ पैसा पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स के पास थोड़ी सी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हालत ठीक हो जाएगी, तो चीज़ें थोड़ी सी शांत भी होंगी। तो हाँ भाई, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें फेवर में भी गई हैं स्टेट्स के। लेकिन यहाँ पे एक डिमांड आई सिक्किम की तरफ से। सिक्किम ने बोला है कि भैया हमारे रेवेन्यूज गिर रहे हैं, तो हमें परमिशन दी जाए कि हम अपना खुद का एक सेस लगा सकें। इस सेस के दम पे हम कुछ पैसा ला सकें और उस पैसा से हम अपना कोविड-19 का मैनेजमेंट करेंगे। और इस प्रकार की डिमांड को तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ने भी सपोर्ट दिखाया। अब इस प्रकार की डिमांड्स जीएसटी के बेसिक प्रेमाइस के अगेंस्ट जाती हैं। जीएसटी का बेसिक प्रेमाइस ये बोलता है कि एक टैक्स लगेगा और वो लगेगा जीएसटी, अलग अलग टैक्स नहीं लगेंगे। सेस लगाने की ताकत केवल केंद्र सरकार के पास होगी, लेकिन यहाँ पे सेस लगाने की ताकत ये स्टेट्स मांग रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्टेट जीएसटी के इस मैकेनिज्म से खुश नहीं है और कुछ हद तक टैक्स लेविंग ताकत को अपने पास वापस लेना चाहती हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रकार से इस टैक्स लेविंग ताकत को लगाने की बात कर रही हैं। प्लस सेंटर की जो हैंडलिंग थी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस की, ये तो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज की जा रही है। ऐसा बोला गया है कि सेंटर राज्य की सरकारों की रिक्वेस्ट की तरफ बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल रहा नहीं है। एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा है
कोविड-19 के एसेंशियल्स के लिए सेंटर इनफ अमाउंट ऑफ मदद राज्य की सरकारों को नहीं दे रहा है। जीएसटी के अंदर जो कंपनसेशन का प्रॉमिस किया गया था वो भी पूरी तरीके से राज्य की सरकारों को नहीं मिला है। और ये जब 2017 में लागू किया गया था जीएसटी, तो 2022 तक प्रॉमिस किया गया था कि जीएसटी कंपनसेशन दिया जाएगा। अब राज्य की सरकारें बोल रही हैं कि उसके बाद भी हमको कंपनसेशन देते रहो। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है ये डिमांड भी आने लगे कि जीएसटी को हटाओ, पुराना टैक्सेशन रिजीम लेके आओ, हम अपने टैक्सेस खुद लगाएंगे, हमें केंद्र सरकार की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। फिर बात करते हैं स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। द सेंटर इन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मस्ट नेगोशिएट देयर रिलेशंस इन गुड फेथ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है। मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइक्लोन यास के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी और इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ बंगाल की कलाईकुंडा में वहां पे गए थे। पहले तो 30 मिनट तक प्रधानमंत्री जी को इंतजार करवाया ममता बनर्जी जी ने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को इंतजार करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप देखोगे कि सीएम वहां पे आई, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए, उनके कुछ जो साथ के लोग थे उन्होंने सीएम साहब को कुछ बताया और फिर सीएम साहब वहां से वापस चली गई। वो प्राइम मिनिस्टर से मिली तक नहीं। अब यहाँ पे रीजन क्या बताया जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं मिली? एक्चुअली में ऑब्वियस ही बात है, चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी से काफी मदद मिल सकती है साइक्लोन को लेके। लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी का ये बोलना है कि जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में बात करने गए थे और उड़ीसा में बात करने गए थे तो वहाँ अपोजिशन के लीडर्स नहीं थे। तो यहाँ पे ये सागर धनखड़ और शुवेंदु अधिकारी को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सागर धनखड़ और शुवेंदु अधिकारी जैसे लीडर्स अगर वहाँ पे बैठे होंगे मीटिंग में तो ममता बनर्जी जी की औकात वहाँ पे कम होती है और वो करेंगे नहीं। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत इस आर्टिकल में मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट भी बात करी जा रही है कि यहाँ पे चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि स्टेट के लोगों की मदद कैसे करें, ना कि इस बात पे कि ये ममता बनर्जी इलेक्शन जीत गई है तो कैसे इनको नीचा दिखाएं। तो यहाँ पे आप स्टेट के लोगों के लिए काम करिए, उनकी कोरोना में मदद करिए, ना कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए। और यहाँ पे तो अपनी ही पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रही है और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, जबकि यहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस को कोई भी नहीं देख रहा है। और इसके बाद कहीं ना कहीं वेंडेटा भी हुआ है। वेंडेटा क्या हुआ है कि आप देखिए कि जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अलोपन बंदोपाध्याय, जिनके बारे में मैंने कल भी बताया था कि इनको सेंटर ने वापस केंद्र में बुला लिया डेपुटेशन पे, जबकि चीफ सेक्रेटरी थे और काफी इंपॉर्टेंट आदमी है तृणमूल कांग्रेस के। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे ममता बनर्जी जी इस प्रकार के भी स्टेटमेंट्स दे रही कि मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पैरों में भी गिर जाऊंगी इस स्टेट के लिए रिलीफ मांगने के लिए, ठीक है ना। ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस स्टेट के लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो इस प्रकार का सही नहीं है, इनको तुरंत वापस बुलाया जाए। तो इस प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा चलता रहता है। ये फेडरलिज्म के लिए भी अच्छा नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर अगर किसी स्टेट में काम करता है तो उसका इमीडिएट कंट्रोल राज्य की सरकार के पास होता है। तो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अगर माना जाए मॉरली, तो किसी भी राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले ऑफिसर के ट्रांसफर से पहले केंद्र सरकार को एटलीस्ट राज्य सरकार के साथ यहाँ पे बातचीत करनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और सीधे स्टेप ले लिया गया। तो यहाँ पे ये दोनों सरकारें आपस में कोऑर्डिनेट करके लोगों की मदद करने के बजाय एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करती हुई सीधे सीधे नजर आ रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये 4 आर्टिकल्स थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इसकी वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग करिएगा। जितने ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो पहुँचेगी उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।